नमस्कार। ये मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट वर्णमाला का लेके आया हूँ। इसे आप लोग पसंद करें। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। उसके आगे हम आज देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। ओष्ठ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार स्वर, एक इसे हम व्रतमुखी, और दूसरा होता है आवृत्ताकार, जिसे आवृतमुखी कहते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ का आकार गोला हो जाता है या गोल होता है उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ओ, औ। अब हम देखते हैं आवृत्ताकार स्वर में, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ की जो आकृति होती है वह गोलाकार ना होकर नॉर्मल रूप से रहती है, अतः उन्हें हम क्या कहते हैं, आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, जितने भी स्वर होते हैं, मतलब जो आपका क्या होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ को छोड़कर बाकी जितने स्वर होते हैं वो आवृत्ताकार स्वर में आते हैं। अब हम देखते हैं जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। विजातीय स्वर तो आ, ई, उ, ए, ये विजातीय स्वर कहलाते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर देखें तो यह विव्रत, तो जिनके उच्चारण में जीभ हमेशा नीचे और मुंह ऊपर खुलता है वह विव्रत कहलाता है। जैसे बड़ा आ, ये जो होता है यह विव्रत स्वर के अंतर्गत आता है। अब हम देखें अगला, यदि देखते हैं तो आता है अर्धविव्रत। अब अर्धविव्रत क्या कहलाता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुले और जीभ आधी नीचे झुके उसे अर्धविव्रत के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि आ, ए, ओ, जो औ है, औ, ये सभी क्या होते हैं, अर्धविव्रत होते हैं। हम समृत स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहे और जीभ आधी झुके उसे समृत स्वर कहते हैं। उदाहरण ई, उ। अब देखते हैं नाक और मुंह से हवा निकलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं अनुनासिक। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे चांदबिंदी। अब बात करें निरुनासिक की, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह के से निकले, नाक से नहीं। जैसे बड़ा आ, ई, उ। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो ओ, औ और औ होता है यह कंठोष्ठ होता है, अर्थात कंठ और ओंठ से बोला जाता है। और ए, आई, ये कंठ तालु स्वर होते हैं जिन्हें कंठ तालु दोनों के माध्यम से बोला जाता है। अब यदि हम देखें तो हम बात करते हैं व्यंजन की। तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इसमें वायु बाधा के साथ मुंह से बाहर निकलती है, और मूल रूप से यदि व्यंजन को लिखा जाए तो वो हलंत के साथ लिखा जाता है। हिंदी में व्यंजन जो वर्ण है वो 33 हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया गया है उसमें स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को रखा गया है। ये मुख्य रूप से बनाए गए हैं। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु जीभ या वायु के किसी भी भाग को स्पर्श करती है या किसी को भी स्पर्श करे तो उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यह 25 वर्ण होते हैं। अब ये जो 25 वर्ण होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और कहाँ से बोले जाते हैं, तो यदि उनके बारे में बात की जाए तो का, च, ट, ता,
पा वर्ग जो है इनकी उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श होती हुई वायु निकलती है। तो यह कचट्ट वर्ग कहलाता है और इसके अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, अर्थात 5 व्यंजन आते हैं और प्रत्येक व्यंजन में हलंत का प्रयोग किया जाता है। बाकी व्यंजन हम अगले पार्ट में पढ़ते हैं। यदि वीडियो को पसंद करें और अब वर्णमाला का तीसरा भाग व्यंजन का लेकर आएंगे।